गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज हम सर्कुलर अरेंजमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे जो लास्ट लेक्चर है उसमें मैंने सर्कुलर अरेंजमेंट के बारे में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया था और आज हम अप्रोच पे ही काम करने वाले हैं। और आज भी आप देखेंगे स्क्रीन पे आपको स्लाइड में लिखा हुआ नजर आ रहा है सर्कुलर अरेंजमेंट प्रीलिम्स लेवल। प्रीलिम्स लेवल मतलब इसमें आज भी हम छोटी छोटी पजल्स मेन टारगेट करेंगे, उसके बाद डे बाय डे हम लोग लेवल बढ़ाते जाएंगे जैसा हम नॉर्मली करते हैं। और आज जो मेन मुद्दा रहेगा हमारा वो रहेगा, एक तो राइट लेफ्ट की प्रॉब्लम एक बच्चे ने मुझे शेयर की थी कि सर राइट लेफ्ट को लेकर के मुझे बड़ा इश्यू आता है, तो सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग छोटे छोटे सेट्स में चीज़ों को कहीं ना कहीं कनेक्ट करना सीखेंगे। और आज एक पजल ऐसी भी ली जिसमें डेटा इनएडिक्वेट है, तो उस टाइप की जो वैरायटी है डेटा इनएडिक्वेट वाली वो किस तरह से की जाती है उसका भी हम लोग आज इंट्रो लेंगे। देखिए, मैंने लास्ट क्लास में बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें बताया था। जैसे आप घड़ी देखते हैं, घड़ी में जो सुई होती है वो हमेशा, ठीक है ना, आप देखेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन जिसको हम बोलते हैं, घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उसको हम क्लॉकवाइज यानी कि क्लॉक की जो डायरेक्शन है, ठीक है ना, उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन जिसको हिंदी में हम बोलते हैं दक्षिणावर्त दिशा। दक्षिणावर्त दिशा, इस दिशा में क्या होती है वो घूमती है। ये कॉन्सेप्ट आपका डायरेक्शन सेंस का टॉपिक अगर आप सॉल्व करते हैं तो वहां पर भी काम आएगा, कुछ अलग नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है। किसी और चीज से कंफ्यूज मत करना। कुछ किताबों में देखिए क्या हुआ है, कंफ्यूज किया हुआ है। कंफ्यूज इसलिए किया हुआ है, वो बोलते हैं कि मेज का दायां बायां और मतलब आपका दायां बायां अलग होता है, या मेज के क्लॉकवाइज जाते हैं तो दिशा ये होगी, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो दिशा ये होगी। देखिए, कभी भी डायरेक्शन के लिए जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं वो ध्यान रखेंगे आप। डायरेक्शन हमेशा रेफरेंस ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। रेफरेंस और ऑब्जेक्ट का मतलब है कि किसकी दिशा आप देख रहे हैं, किसका दायां देख रहे हैं, उस पर डिपेंड करती है। आप अपना दायां देख रहे हैं, मेरा देख रहे हैं, मेज का देख रहे हैं, किसी और का देख रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करती है। और रेफरेंस क्या है आपका, जैसे आपने मान लीजिए आपने इस व्यक्ति का दायां देखना है, जो एक एरो बनाया है वो आप व्यक्ति समझ लीजिए, और जहां आपको एरो दिख रहा है, जिस दिशा में आपको एरो दिख रहा है वो उसका मुंह है, उस डायरेक्शन में उसका फेस है। और एक व्यक्ति ये है, ठीक, इसका फेस देखेंगे इस तरफ है। अब ये इस तरफ उस तरफ मैं क्यों बोल रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि मैंने कहीं पर भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डिफाइन नहीं किया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, कि मैंने कहा दो चीजों पर डिपेंड करती है दिशा, एक तो ऑब्जेक्ट पर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो आप, और दूसरा उसका रेफरेंस क्या है, किस रेफरेंस में आप डायरेक्शन डिफाइन कर रहे हैं। तो आप देखेंगे ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वन जिसको हम बोल रहे हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिसको बोल रहे हैं, ये ऊपर की तरफ फेस किए हुए, ऊपर क्योंकि हमें स्क्रीन पर देख रहे हैं तो हम ऊपर बोल रहे हैं। ये डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कोई भी हो सकती है। जैसे आप अगर रोड पे खड़े हैं तो आपका फेस नॉर्थ भी हो सकता है, साउथ भी हो सकता है, ईस्ट भी हो सकता है, वेस्ट भी हो सकता है, कोई भी दिशा हो सकती है जिसमें आपका फेस हो सकता है, ठीक। बट बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट्स इसको नॉर्थ डायरेक्शन लेकर चलते हैं। देखिए, गलत नहीं है, बट हमेशा ही ये नॉर्थ होगा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये कोई मैप नहीं है, कोई नक्शा नहीं है। आप ऊपर चाहें तो नॉर्थ ले सकते हैं, साउथ ले सकते हैं, ईस्ट ले सकते हैं, वेस्ट ले सकते हैं, कोई भी दिशा ले सकते हैं। बस आपको डिफाइन करने की जरूरत है कि मैंने ऊपर नॉर्थ लिया है, ऊपर ईस्ट लिया है, ऊपर वेस्ट लिया है, आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक। बाय डिफॉल्ट लेने का कारण ये हमारे लिए कन्वीनियंट रहता है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, दायां आप देखेंगे ईस्ट, बायां वेस्ट। तो आप देखेंगे अगर इस व्यक्ति का जो फेस है, ठीक है ना, जैसे आप एरो देख रहे हैं, एरो का जो टिप है और एक बॉटम पॉइंट है जो स्टार्टिंग पॉइंट है, आप इसको पॉइंट को आप स्टार्टिंग पॉइंट समझ रहे हो, इसको घड़ी की सुई की तरह से ट्रीट किया जाए तो घड़ी की सुई हमेशा इस दिशा में घूमती है, ठीक है। तो इस दिशा में घूमने का मतलब है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। अगर इस दिशा में घूमता है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। अब देखेंगे कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं राइट घूम रहा है। अब ये बड़ा कंफ्यूजन है, किताबों में भी इसको क्लियर नहीं दिया गया कि भाई ये क्लॉकवाइज घूमने से ये दाएं कैसे घूम गया। देखें, इसका मैं सिंपल सी चीज आपको समझाता हूँ, बहुत अच्छी और कॉन्सेप्चुअल बात है। ज्यादातर टीचर से पूछोगे उनको खुद को भी नहीं पता होती कि ये क्लॉकवाइज का मतलब हम क्यों ले लें। देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपको खड़ा हुआ दिखता है, आप छत पे खड़े हैं, मान लीजिए आप छत पे से किसी व्यक्ति को देखते हैं। अब छत पे से किसी व्यक्ति को देखेंगे तो एक आपको पॉइंट की तरह से नजर आएगा, क्योंकि बिल्कुल आप ऊपर खड़े हुए, मान लीजिए आप किसी बालकनी में खड़े हुए और आपके जस्ट नीचे कोई व्यक्ति खड़ा है, तो आपको एक पॉइंट की तरह से नजर आएगा, इस तरह से वो आपको नजर आएगा। अब वो व्यक्ति अगर घूमे
घूमता है, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो बेसिकली वो अपने दाएं घूम रहा होगा, यानी कि उस व्यक्ति का दायां। तो दोनों में फर्क क्या आ गया? जैसे आप देखेंगे रॉड है, पंखा आपने घूमता देखा होगा, इस रॉड पे अगर मैंने 3 फैन लगा दिए और अगर ये घूमते हैं, ये इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ठीक है ना, ये डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन हमने कहा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। लेकिन आप देखिए, आप अगर सामने से देखेंगे, इधर से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज लगेगा, लेकिन पीछे से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। यानी कि ये तो रेफरेंस पे डिपेंड करता है आप देख कहां से रहे हैं। तो अगर आप कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, अगर आप उसको ऊपर से देखते हैं, तो अगर वो अपने दाएं मुड़ेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि वो अपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न हो रहा है। और यहाँ पे एक ही केस है कि आप किसी भी व्यक्ति के बारे में जब बात करते हैं, वस्तु के बारे में बात करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो आप उसको ऊपर से देख सकते हैं। इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर घड़ी की सुई की तरह से मान लिया जाए, जिसका टिप आप देखेंगे घूमता है, तो राइट डायरेक्शन में तब घूमा हुआ माना जाएगा अगर वो क्लॉकवाइज घूमता है, और लेफ्ट डायरेक्शन में तब माना जाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इसका मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट में हम इसको किस तरह से समझ सकते हैं, लास्ट क्लास में मैंने ये चीज़ आपको क्लियर करने की कोशिश की थी, बट फिर भी डाउट रेज हुआ है। एक बार हम इसको देख लेते हैं, दोनों तरह से, डायरेक्शन सेंस में भी ये काम आएगा और सर्कुलर में भी। जैसे ये मैंने कुछ व्यक्तियों के फेस बना लिए, कुछ का फेस अंदर ले रहा हूँ मैं, कुछ का बाहर ले रहा हूँ, ताकि आपको सारी सिचुएशंस इसमें मैं एक बार में दिखा पाऊँ। ठीक है, अब देखिए जो व्यक्ति हैं उसको मैंने एरो से रिप्रेजेंट किया, उसके फेस को मैंने एरो से रिप्रेजेंट किया हुआ है। उसका जो टिप है आप देखेंगे ये जो है ये, और एक स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये घड़ी की सुई की तरह से माना जाए तो घड़ी की सुई हमेशा ऐसे घूमती है, इसका मतलब ये इसका राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। आप देखेंगे ये जो है, इसको अगर घड़ी की सुई की तरह से माना जाए तो घड़ी की सुई देखिए इस एक्सिस पे घूमेगी, ऐसे घूमती है ना घड़ी की सुई, ये अगर ऐसे घूमेगी, इसका मतलब ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऑब्जर्व करके किया सकता है, कभी कभी गलत नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि घड़ी बनाने की जरूरत होती है, ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना। और जैसे एक दो और एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए ये है, ये व्यक्ति है, ठीक है, तो घड़ी की सुई अगर आप देखेंगे तो इस तरफ घूमती है, राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा, तो घड़ी की सुई हमेशा राइट डायरेक्शन में घूमती है, आप ये मान लीजिए। जैसे ये है, ये व्यक्ति ऊपर इस तरफ फेस किए हुए है, तो ये घड़ी की सुई की तरह से देखा जाए तो टिप देखेंगे इसका ये, तो ये राइट डायरेक्शन होगा, लेफ्ट इधर होगा, ये देखेंगे तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब जैसे डायरेक्शन सेंस में इसका यूज किस तरह से होता है, डायरेक्शन सेंस में देखें, ये कहा गया पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी, एक व्यक्ति क्या है पी बिंदु से शुरू करता है, मूव्स 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब देखिए ईस्ट डायरेक्शन में, तो हमने ये मान लिया बाय डिफॉल्ट, नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, ईस्ट इस तरफ है और वेस्ट इस तरफ है। अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी एंड मूव्स 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो हमने कहा ये 10 मीटर ईस्ट में जाता है, ठीक है, हमने मार्क कर दिया। 10 मीटर पूर्व में चलता है, कि व्यक्ति जो है पी बिंदु से शुरू करता है और 10 मीटर पूर्व में जाता है, उसके बाद वह अपने दाएं मुड़ता है। अब देखिए दाएं मुड़ने का मतलब कैसे लिया जाएगा, एक व्यक्ति का फेस आप देख रहे हैं ईस्ट डायरेक्शन में है, तो घड़ी की सुई की तरह से दिखेगा, मैंने पॉइंट भी बना रखा है देखिए, और ये इसका टिप हो गया। घड़ी की सुई होती तो इस तरफ घूमती, यानी कि राइट डायरेक्शन ये होगी, लेफ्ट ऊपर होगी। तो राइट डायरेक्शन में टर्न होने का मतलब वो नीचे की तरफ मुड़ेगा, यानी कि साउथ मुड़ेगा, और जितना भी उसने मूवमेंट कहा है वो उस मूवमेंट के हिसाब से उतनी डिस्टेंस तय करेगा, ठीक है। जैसे कहा गया पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी, मूव्स 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स अगेन 10 मीटर, नाउ ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब देखेंगे अब वो अपने बाएं मुड़ता है। अब वो बाएं मुड़ता है तो देखिए स्टार्टिंग ये हो गया सुई का, आप देखेंगे निडल जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, टिप उसका ये हो जाएगा। तो आप देखेंगे राइट इस तरफ होना चाहिए, लेफ्ट सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने उल्टा लिख दिया है, राइट इस तरफ होना चाहिए और लेफ्ट इस तरफ होना चाहिए। तो आप देखेंगे राइट डायरेक्शन ये आएगी, लेफ्ट इस तरफ आएगी। अब वो अपने राइट मुड़ता है या लेफ्ट मुड़ता है, अगर लेफ्ट मुड़ता है तो इस तरफ जाएगा, राइट मुड़ता है तो वो इस तरफ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है जिसको हम इस तरह से कर सकते हैं। अब आते हैं देखिए नेक्स्ट, ये तो एक डायरेक्शन वाला पॉइंट मुझे कवर करना था, बाकी जो पॉइंट्स हैं पजल से रिलेटेड वो हम आगे कवर करते हैं। आई होप आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आया होगा, और बाद में अगर अभी भी कोई दिक्कत आती है तो बाद में जितना हमारे क्वेश्चंस आते जाएंगे उतना मैं इसको और कवर करता जाऊंगा और चीज़ें वहाँ पर एक्सप्लेन करता जाऊंगा। देखिए बहुत सिंपल सा छोटा सा सेट मैंने यहाँ पे लिया है। कारण क्या है, पजल्स के जो स्टेप्स हैं, मनीष गुड मॉर्निंग, पजल्स के जो स्टेप हैं उनको मैं आपको कनेक्ट करना सिखा पाऊँ। देखिए इसने कहा 8 फ्रेंड्स,
P, Q, R, S, T, U, V, W are sitting around the circular table facing the center. Q is sitting between V and S. S who, देखिए लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा, S who is not the neighbor of P and R. S P और R का पड़ोसी नहीं है, ये बात सिर्फ और सिर्फ S के बारे में हो रही है. Exactly two persons are between R and P. R और P के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं, केवल दो व्यक्ति R और P के बीच में हैं. T is to the left of P, T P के बाएं हैं. W is 3 places away from U. U who is, मतलब केवल U के बारे में बात हो रही है. U who is not the neighbor of P. U क्या है? P का पड़ोसी नहीं है. देखिए स्टेप 1 हम जो हमेशा मानते हैं वो मानते हैं टाइम, कि कितने समय में ये पजल बन सकती है. तो मैं आपको ये सब साफ साफ बता दूं, ये 2 मिनट में बनने वाली पजल है. 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लेने का मतलब है कि आपकी प्रैक्टिस अभी उस लेवल पे नहीं है जिस पे बच्चों का सिलेक्शन होता है. ठीक, बुरा मत मानना, ठीक है ना. तो 2 मिनट से अगर 1 सेकंड भी ऊपर आ जाए तो बुरा मत मानना, 2.5 मिनट भी चल जाएगा. चलो थोड़ा सा इतना कर सकते हैं अपन. दूसरा पॉइंट ये आता है कि इसके सिंबल्स नोटेशंस बना लीजिए. तो जैसा आपने फटाफट देखा, मतलब देखा वैसे फटाफट आप इसके नोटेशंस बना लीजिए. जैसे इसने कहा Q इज सिटिंग बिटवीन V एंड S. अब देखिए यहाँ पर Q V और S के बीच में है. जैसे आप ये लाइन पढ़ते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था Q V और S के बीच में, तो यहाँ पर यही लेकर चल रहा कि केवल Q V और S के बीच में है, क्योंकि अगर कोई और होता तो सर्कुलर अरेंजमेंट वो मेंशन करेगा. ठीक है ना. वैसे जनरली आपको पजल्स में ओनली लिखा हुआ मिलेगा, बट मैं आपको क्यों नहीं लिख कर दे रहा हूँ यहाँ पर, क्यों पजल में मैंने वो सेट लिया है जिसमें ओनली स्पेशली नहीं लिखा हुआ है. लोग इसमें एरर बोलते हैं, जबकि ये एरर नहीं है. ठीक है, एरर नहीं है. बाय द फॉल्ट केस जो लिया जाता है ये वो केस है. क्यों लिया जाता है? कारण ये है कि एक तरफ से अगर आप गैप बढ़ाते जाएंगे तो दूसरी तरफ से गैप कम होता जाएगा. तो देयर इज एन एम्बिग्यूटी कि हमें बिटवीन कहाँ लेना है. और आप जानते हैं बिटवीन जो लिया जाता है शॉर्टेस्ट गैप पर लिया जाता है. ठीक है ना. इस कारण आपको क्या करना है, कोई भी उनके बीच में एलिमेंट नहीं लेना है जब तक मेंशन ना हो. अब देखें कि Q V और S के बीच में है हु, मतलब बात हो रही है S के बारे में. S who is not the neighbor of P. S P का नेबर नहीं है. S देखेंगे P का नेबर नहीं है और R का नेबर नहीं है. S P और R का नेबर नहीं है, तो आपने नोटेशन बना लिया. एग्जैक्टली 2 पर्सन्स आर बिटवीन R एंड P. R और P के बीच में ठीक 2 व्यक्ति हैं. ठीक 2 व्यक्ति, देखिए एग्जैक्टली वर्ड यूज किया उसने. आगे इसने कहा T टू द लेफ्ट ऑफ P. T P के लेफ्ट में है. T P के लेफ्ट में है. आगे क्या कहा इसने? आगे कहा W इज 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम U. W U से 3 स्थान दूर है. U से 1 2 3. W U से 3 स्थान दूर है. अब वो दाएं भी हो सकता है, बाएं भी हो सकता है. U who is not the neighbor of P. U P का पड़ोसी नहीं है. U who is not the neighbor of P. U P का पड़ोसी नहीं है. तो P देखेंगे ना तो राइट ना लेफ्ट, कहीं पर भी नहीं आएगा. देखिए ये सेकंड स्टेप हुआ, मैंने सिंबल्स बना लिए, नोटेशंस बना लिए. इन नोटेशंस को बनाने में मुझे किसी किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है. बस इतना ध्यान रखना है कि कोई एम्बिग्यूटी ना आए. एम्बिग्यूटी आने का मतलब है कि मैंने इस लाइन, मतलब इस नोटेशन को किस लाइन के लिए बनाया है, क्या मतलब है, वो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. जैसे आप देखेंगे एरो क्यों बनाता हूं मैं, कि यार ऑर्डर मुझे नहीं बताया, आर पी पी आर कुछ भी हो सकता है. यहाँ देखेंगे टी और पी में मैंने ऑर्डर नहीं बनाया और बिल्कुल पास पास बनाया, इसका मतलब उसके ठीक पास में बोला ऑर्डर भी मेंशन है. तो ये सारी चीज़ें क्या है ध्यान रखने वाली हैं. कोई भी नोटेशन हमें कंफ्यूज कर देगा तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, फुलफिल नहीं हो पाएगा. अब देखिए सेटिंग अरेंजमेंट में आगे बढ़ते हैं. तो अब देखेंगे इसमें तीसरा जो पॉइंट आता है, तीसरा जो स्टेप आता है वो आता है आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होना चाहिए. तो आपको इतने दिनों में ये तो समझ में आएगी, आपने लीनियर अरेंजमेंट भी मेरे साथ बनाया है. जिन बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको ये बात बता दूं कि लीनियर अरेंजमेंट में मैंने सारे स्टेप्स बताए थे. लीनियर अरेंजमेंट को हमने अच्छे लेवल तक खत्म किया है और अभी भी वो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आगे जा करके हम वापस कहीं ना कहीं चीज़ों को कनेक्ट करेंगे और लेवल बढ़ाएंगे. बट एक बार को हमने टॉपिक कवर किया है. तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप वीडियोस देखिए, उससे आपको और हेल्प मिलेगी. अब देखें कि यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट वाइज अगर आप देखेंगे तो मोस्ट कॉमन एलिमेंट आपको P नजर आ रहा है. यानी कि तीसरा स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग पॉइंट. थर्ड स्टेप क्या है इसका, देखिए 2 स्टेप मैंने वहां लिख दिया. थर्ड स्टेप है आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट आपको क्या करना है, ढूंढना है. स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढने के स्टेप्स मैंने आपको पहले भी बताए हैं. क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए मोस्ट कॉमन एलिमेंट कौन सा है. जैसे यहाँ पे P नजर आ रहा है और पोजीशन एलिमिनेट करके उसकी पोजीशन को कंफर्म करने की कोशिश कीजिए. तो आप देखेंगे एक पॉइंट और मेरे पास आया था. एक बच्चे ने मुझे पूछा कि आप कहाँ से स्टार्ट करें सर्कुलर अरेंजमेंट. इस बात का जवाब देखिए मैंने लास्ट क्लास में भी आपको दिया था
कि आप सर्कुलर अरेंजमेंट में किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग पोजीशन कोई भी हो सकती है तब तक जब तक कि पोजीशन पर नंबर मेंशन ना किया जाए या रेफरेंस मेंशन ना किया जाए, डायरेक्शंस मेंशन ना की जाए। समझे आप कि भाई आपका स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी हो सकता है, क्योंकि आठों की आठों पोजीशंस एक सी हैं। या तो वो नंबर मेंशन कर दे कि फर्स्ट पोजीशन ये है, सेकंड पोजीशन ये है, थर्ड पोजीशन ये, या फिर वो दिशाएं मेंशन कर दे कि नॉर्थ में फेस किए हुए, साउथ में फेस किए हुए, ईस्ट में फेस किए हुए। तो उस स्थिति में क्या होता है, आपकी पोजीशन बाउंड हो जाती है, आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहां से स्टार्टिंग होगी। अब देखिए, अगर मैं पी को यहां प्लेस करता हूं तो मेरी टी की पोजीशन कंफर्म हो रही है। लेकिन अब देखिए, इसके बाद जो दूसरा एलिमेंट मतलब फोर्थ स्टेप क्या आता है, स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें मिल गया, पी और टी दोनों एक साथ आ जाएंगे। अब आता है आइडेंटिफाई, मतलब अब आता है ऑर्डरिंग एंड सीक्वेंसिंग, जिसको हम कह सकते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स। ठीक है ना, ऑर्डरिंग एंड सीक्वेंसिंग की ऑर्डर हमें जमाना है, सीक्वेंस हमें जमाना है। ठीक है, किस तरह से कनेक्टिंग द डॉट्स। डॉट्स मतलब बेसिकली जो इंफॉर्मेशन है उसमें आपको कॉमन एलिमेंट के थ्रू क्या करना है, उसको कनेक्ट करना है। तो आप देखेंगे आर इसमें सेकंड एलिमेंट है, मतलब आर पी और टी के बाद थर्ड एलिमेंट है बेसिकली, जो कि कनेक्ट हो रहा है। लेकिन हमें ऑर्डर नहीं पता कि आर राइट में आएगा या लेफ्ट में आएगा। तो यहां से देखिएगा, मैं दो केसेस यहां पर लेकर चल रहा हूं। उसका कारण बड़ा स्पष्ट सा है कि मैंने आपको अब तक यही चीज बताई है कि आप लोग क्या करिए, जब आपको इनिशियल स्टेज पर केसेस देखने को मिल जाते हैं, इनिशियल स्टेज पे केसेस बनाने पड़ जाते हैं, एलिमेंट्स अपनी पोजीशन, ठीक है ना, कंफर्म नहीं कर पा रहे हो तो केसेस बना लें। आगे जाकर के क्या होता है, उसको छोटा नोटेशन बना लेना। जैसे हमने लेवल 3 की जब पजल्स बनाई थी, फ्लोर बेस्ड पजल, तो वहां पे भी मैंने कहा था इनिशियली अगर टेबल में केसेस बन रहे हैं तो आप बना लें। और क्या होगा कि वो मेजर केसेस होते हैं तो उसमें क्या होता है, पूरा पूरा डेटा आगे कनेक्ट होता है। लेकिन अगर फाइनल स्टेज पे आगे बढ़ने के बाद बनता है तो छोटा मोटा वहीं पे स्पेस निकाल करके आप काम चला सकते हैं। जैसे आर देखें, आर या तो यहां होगा या यहां होगा, इसमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी अपने को बनाने में। अब देखेंगे पी और आर से कनेक्ट होता है एस। तो आप देखेंगे एस पी और आर का पड़ोसी नहीं है, तो एस देखेंगे ना तो यहां होगा, ना यहां होगा, ना यहां होगा। अब एस इन दोनों में से कहीं पर भी लिया जा सकता है। वैसे आप देखेंगे एस ना तो यहां होगा, ना यहां होगा, ना यहां होगा, तो एस यहां पर या यहां पर लिया जा सकता है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं चीजों को कनेक्ट करने में। जैसे आप देखेंगे, अगर मान लीजिए मैंने एस को, हर एक में दो दो केसेस देख रहे हैं आप, बट ये दो दो केसेस पूरा पूरा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यहां से हमें ऐसा नहीं कि 4 टेबल बनाने पड़ जाएंगे, नहीं, 4 सर्कल बनाने पड़ जाएंगे, नहीं। देखिए एस थोड़ा सा जूम करके देखिए, छोटा सेट है। एस अगर यहां लिया आपने तो क्यू और वी की पोजीशन मुझे यहां लेनी पड़ जाएगी। उस केस में जो दो पोजीशन खाली हैं, आप समझिएगा, एक पोजीशन ये और एक ये पोजीशन खाली है, उसमें W और U अपनी पोजीशन लेंगे, लेकिन उनके बीच में 2 का गैप है। आप देखेंगे 2 का गैप आपको दिख रहा होगा, W और U के बीच में 2 का गैप है, लेकिन यहाँ पे जो पोजीशंस वैकेंट हैं उनमें 2 का गैप नहीं है। इसलिए ये केस तो बन नहीं सकता। तो यहाँ से तो आप क्या कर जाते हैं, बैकआउट कर जाते हैं कि सब एस नहीं होना चाहिए। बना के देखने की जरूरत हो तो बनाइएगा, अदरवाइज ऑब्जर्व करके हो सकता है। जब हम लेवल 3 तक की पजल्स की अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये कौन सी बड़ी चीज़ है। अब ऐसा अगर आप यहाँ रखकर सोचेंगे तो देखेंगे क्यू और भी अपनी पोजीशन यहाँ लेंगे। अब जो पोजीशंस खाली हैं उसमें देखिए 2 का गैप है, मिल गया ना 2 का गैप। देखिए एक गैप ये, एक ये है पोजीशन, एक ये पोजीशन है, तो 2 का गैप है, टी और पी उसके बीच में आ रहे हैं। अब देखिए एक लाइन और है कि यू पी का नेबर नहीं है। अब यू पी का नेबर नहीं, तो देखिए पी यहाँ पर है तो यू यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा, और यू कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 8 व्यक्ति को ऑर्डर हमारा इस तरह से जनता है और ऑर्डर कंफर्म हो रहा है। अब अगर इस केस की बात करें तो ये हमें चेक करना जरूरी है, हाँ बिल्कुल जरूरी है, लेकिन इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन में अगर कंफर्म पोजीशन दी हुई है, जैसे हमने लास्ट क्लासेस जो ली हैं उसमें भी मैंने बताया है आपको कि अगर क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म कर रहे हैं तो हम कंफर्म हैं, मतलब किसी में भी कोई केस वाली बात नहीं दिखाई दे रही है, तो आप रिस्क ले सकते हैं। रिस्क लेने का मतलब यह है कि आपने अभी कंफर्म नहीं किया, एक पॉसिबिलिटी को लेकर के आंसर मार्क कर दिया, ठीक है ना। जैसे इसके क्वेश्चंस आप देखेंगे तो इसके क्वेश्चंस बिल्कुल कंफर्म है, लेकिन एक क्वेश्चन में आप देखेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी आ रहा है, तो आपको केस बनाकर देख लेना चाहिए। अभी जो आगे सेट आएंगे उसमें मैं आपको ये और चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कब केसेस बनाकर देखने चाहिए और कब नहीं देखने चाहिए। अभी थोड़ा थोड़ा आइडिया मैंने आपको दे दिया है, क्योंकि मैं पिछली क्लासेस में भी बता चुका हूं, लेकिन वो बच्चा जो फर्स्ट डे क्लास अटेंड कर रहा है उसके लिए थोड़ा आगे और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। अब देखें कि एस अगर मैं यहां लेने का सोचूंगा तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि वी और क्यू आ ही नहीं सकता। आप देखेंगे एक जगह ये है, एक ये है, तो एस यहां नहीं हो सकता। एस को अगर मैं यहां प्लान करता हूं, एस को जैसे मैंने यहां प्लान किया, आप देखेंगे क्यू और वी की पोजीशन ये हो जाएगी, क्यू और वी की। अब जो दो पोजीशंस खाली है वो पास पास है,
इसका मतलब ये वाला अरेंजमेंट बन नहीं सकता, देयर इज अ यूनिक अरेंजमेंट की ऑर्डर यही आएगा। अगर आपका ऑर्डर देखिए सीक्वेंस वाइज आप इस तरह से देख सकते हैं कि P को पकड़ेगा, P के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में T T U R V Q S W, अगर यही आ रहा है आप इस तरह से चेक कीजिएगा, ठीक है ना। ये मत देखना कि नीचे P लिया मेरे तो W आ रहा है या मेरे Q आ रहा है, वो मत देखना। आप तो किसी भी एक पॉइंट से पकड़ लेना। जैसे मैंने P से पकड़ा, उसको क्लॉकवाइज काउंट करना शुरू करता हूँ, P T U R V Q S W। अगर आपका ऑर्डर मेरे ऑर्डर से मैच कर रहा है, बिल्कुल सही है, आपका कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सेट पे मूव करते हैं। देखिए एक छोटा सा सेट ये और है, इसमें क्या नया है, कुछ नहीं है नया, प्रैक्टिस के लिए डाला है। एक चीज जो और एक्सप्लेन करना चाहूंगा मैं, वो है कनेक्टिंग द डॉट्स वाला जो पॉइंट है ना अपना, वो थोड़ा सा मैं इसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे 8 persons P Q R S T U V W सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, एग्जैक्टली 2 persons बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में क्या है, 2 व्यक्ति हैं, ऑर्डर नहीं बताया गया। एग्जैक्टली 2 persons आर बिटवीन R एंड S, R और S के बीच में 2 व्यक्ति हैं, ऑर्डर नहीं बताया गया। एग्जैक्टली 2 persons आर बिटवीन T एंड U, ठीक 2 व्यक्ति के हैं T और U के बीच में है, ऑर्डर नहीं बताया गया। R is बिटवीन P एंड T, R P और T के बीच में है, देखिए ऑर्डर नहीं बताया गया किसका, P और T का। T हु इज टू द राइट ऑफ B, T क्या है, V के राइट में है, V के राइट में देखिए T है, ठीक है। अब आप समझिएगा कि यहां तक बनाने पर हमें एक चीज जो अच्छे से क्लियर हो रही है, वो क्या है कि इसमें कोई भी डेटा नेगेटिव नहीं है। और नेगेटिव ना होना, डेटा का नेगेटिव होना ना होना हमें काफ़ी हद तक ये संतुष्टि देता है कि ये सेट इजी होगा या मॉडरेट होगा, डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ना और डेटा को कनेक्ट करना है। अब पॉइंट क्या आता है कि इसका टाइम कितना है, पहला स्टेप टाइम, तो आप देखें 2 मिनट के अंदर अंदर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लाइनें मात्र 4 है, ठीक है ना, 5 लाइनें टोटल दी हुई हैं और उसमें भी कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है, 2 मिनट भी है, अगर आपकी प्रैक्टिस चाहिए तो उससे कम में भी बना सकते हैं। इसके बाद आते हैं, देखिए सिंबल्स नोटेशंस, वो मैंने बना के आपके सामने रखे हुए हैं। तीसरा स्टेप आता है आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए कॉमन एलिमेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक एलिमेंट, कई एलिमेंट ऐसे जो 2-2 जगह आए हैं, जैसे आप देखेंगे P, ठीक है, R, ठीक, T, लेकिन आपने देखा कि स्टार्टिंग अगर कॉमन एलिमेंट देखें तो 2-2 जगह आए हैं लगभग सभी एलिमेंट, लेकिन पोजीशंस एलिमिनेट करते हैं तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर जो V और T है, V और T अपना ऑर्डर कंफर्म कर रहे हैं और T जो कनेक्ट होता है वो R से कनेक्ट होता है, R, T और P तीनों एक साथ आएंगे, तो ये दोनों पॉइंट क्या होते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मर्ज कर दिया हमने डेटा को। और मर्ज करते ही हमें एक चीज समझ में आती है कि जैसे इसने बोला T हु इज टू द राइट ऑफ V, तो V यहाँ लिख दीजिए, T यहाँ आ जाएगा। अच्छा 8 लोग हैं ना, देखिए मैंने ये 4 ही पोजीशंस बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखिए T यहाँ आ जाएगा और बचा P यहाँ आ जाएगा। एक मिनट, T R लिखना था ना, यहाँ पे R आ जाएगा, फिर उसके बाद P यहाँ आ जाएगा। देखिए V T, V के राइट में T, T के बाद R, R के बाद P, ये चारों कनेक्ट हो गए। अब देखें अगर आप सीक्वेंस देखेंगे इस सेट में आपको ये बहुत अच्छी चीज नजर आएगी कि ऑर्डरिंग एंड सीक्वेंसिंग, ऑर्डरिंग और सीक्वेंसिंग, ऑर्डरिंग सीक्वेंसिंग या कनेक्टिंग द डॉट्स वाली बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। देखिए कनेक्टिंग द डॉट्स आपका जो पॉइंट है ना, मेरा बार बार बोल रहा हूँ कि डेटा को कनेक्ट करना, इसके लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है आपके पास में, आप डेली सुडोकू भरिए। सुडोकू में क्या होता है, यही चीज करनी होती है हमें कि एक सेल फिल हो गया, फिर हमें ढूंढना होता है कि कौन सा सेल अच्छे से कनेक्ट हो रहा है, तो सुडोकू भरने से आपको इन चीजों पे बहुत अच्छे से सुधार नजर आएगा। जैसे आप देखें तो मैं अब यहाँ पर R और S को नहीं कनेक्ट कर सकता, क्योंकि R और S में मुझे पता ही नहीं कहाँ कौन आएगा, कैसे आएगा, ठीक है ना। R यहाँ पे, S यहाँ भी हो सकता है, S यहाँ भी हो सकता है। T और U को भी कनेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए T यहाँ पर है तो U यहाँ पर भी हो सकता है, U यहाँ पर भी हो सकता है। तो हमारे पास में कनेक्टिंग द डॉट्स या ऑर्डर वाइज क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ P और Q ही, इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद सिर्फ P और Q ही कंफर्म हो पाएगा। कैसे, P देखिए यहाँ पर फिक्स है तो Q यहाँ पे तो आ नहीं सकता, यहाँ पे पोजीशन किसकी है, V की है, तो P के राइट में क्या होगा, 1-2 पोजीशन छोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, Q की पोजीशन सिर्फ ये हो सकती है। अब जब आप इसको प्लेस कर देते हैं तो आप पाएंगे कि R और S अभी भी प्लेस नहीं होता, लेकिन T और U कंफर्म हो जाता है। T और U कंफर्म होने का मतलब है कि T की पोजीशन अगर आप यहाँ देखते हैं तो U लेफ्ट में तो नहीं हो सकता, क्योंकि लेफ्ट में तो ऑलरेडी थर्ड पोजीशन पे कौन है, Q है, राइट में हो सकता है U,
ठीक, अब ये भी कनेक्ट हो गया। तो अब आपके पास जानकारी कौन सी बची, आर और एस। आर और एस के बीच में दो व्यक्ति हैं। अब देखेंगे आर और एस के बीच में दो व्यक्ति हैं तो एस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और पोजीशन किसके साथ शेयर होगी, ये डब्ल्यू के साथ। मतलब एस यहाँ तो डब्ल्यू और डब्ल्यू यहाँ तो एस वहाँ। तो आप देखेंगे एस और डब्ल्यू की पोजीशन हमारे पास में कंफर्म नहीं हो रही है, बाकी पूरा सेट हम कंफर्म कर पा रहे हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो ये है कि कई बार हमारे पास में एक क्वेश्चन आता है जिसमें बोला जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैन बी डिस्पेंस विद, इनमें से किस जानकारी को छोड़ा जा सकता है, या विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट सेट। ठीक है ना, विच इज नॉट रिक्वायर्ड मतलब किसकी आवश्यकता नहीं है, जिसको हम रिडंडेंट भी बोलते हैं। रिडंडेंसी, रिडंडेंसी आपने शायद शब्द सुना होगा। रिडंडेंट का मतलब होता है वेस्ट, बेकार है। तो आप ये पाएंगे कि ये वाली जो जानकारी है आर और एस के बारे में, ये बेकार है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि इसके बिना सेट बन रहा है, इसके होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो देखेंगे ये जो जानकारी है आर और एस के बीच में दो व्यक्ति हैं, इट इज जस्ट अ रिडंडेंट इंफॉर्मेशन, बेकार है। तो अगर कभी क्वेश्चन में आपसे रिडंडेंट पूछा जाए, विच इज नॉट रिक्वायर्ड पूछा जाए, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये वाली जानकारी आप हटा लीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एस और डब्ल्यू की पोजीशन कंफर्म नहीं हो पा रही है। जैसे इससे पिछले वाले सेट में हमने सारे 8 एलिमेंट्स को कंफर्म किया था, देखेंगे आप 8 के 8 एलिमेंट्स अपनी पोजीशन पे कंफर्म थे, इसमें देखेंगे कंफर्म नहीं हो पा रहे। तो ऐसी स्थिति आपके सामने आ सकती है। इसके बाद अगले सेट पर मूव करते हैं। देखिए ये सेट भी हम आज डेटा इनएडिक्वेट वाली वैरायटी को ही लेकर के चल रहे हैं, और मेन मुद्दा वही है कि डेटा इनएडिक्वेट को हम अच्छे से मैनेज करना सीख जाएं। हमने लीनियर अरेंजमेंट पढ़ा, फ्लोर बेस पढ़ा, हमने वहाँ पर कभी भी डेटा इनएडिक्वेट वाली वैरायटी को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, वहाँ पर हमने इस टाइप के सेट भी सॉल्व नहीं किए, क्योंकि डे बाय डे देखिए चीज़ें मैं आपके ऐड करता जा रहा हूँ, और सर्कुलर में ही ज़्यादातर इस टाइप का सेट देखने में आता है। फ्लोर वाले में भी आता है लेकिन कम, तो वो चीज़ें आगे हमारे कनेक्ट हो जाएंगी, आगे जब हम लेवल बढ़ाएंगे इसका तो और चीज़ें जुड़ जाएंगी। अब आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, मैं एक बार 30 सेकंड का टाइम आपको दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ लीजिए। देखिए इसका टाइम अगर हम बात करते हैं तो 3 से 4 मिनट होना चाहिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 3 से 4 मिनट टाइम मैं बोल रहा हूँ, बट ये थोड़ी सी ट्रिकी पजल है। ट्रिकी पजल होने का कारण क्या है, इसमें डेटा इनएडिक्वेट है, डेटा पूरा नहीं है। देखिए डेटा इनएडिक्वेट है, ठीक है। तो डेटा इनएडिक्वेट है तो स्टूडेंट्स ये सोचकर चलते हैं कि ये फाइनल अरेंजमेंट आएगा, एक यूनिक अरेंजमेंट बनेगा, बट ऐसा यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। जैसे हम फटाफट डेटा को नोटेशंस में उतार लें, पहले जैसे स्टेप्स हम लेते हैं तो पहला स्टेप टाइम का, दूसरा नोटेशंस में उतार लें। तो इसने कहा 6 पर्सन से 6 लोग हैं, उनके नाम बताए हैं, वो अलग अलग प्रोफेशन के हैं, डॉक्टर, लॉयर, टीचर, मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट और अकाउंटेंट। ठीक है, इसने कहा अतुल इज अपोजिट टू द लॉयर, तो जो अतुल है वो लॉयर के सामने है, अतुल जो है वो लॉयर के सामने है, ये कहा गया है। आगे इसने कहा आर्नोल्ड, आर्नोल्ड इज टू द राइट ऑफ द डॉक्टर, आर्नोल्ड क्या देखें डॉक्टर के राइट में है। अब डॉक्टर के राइट में अगर आर्नोल्ड की पोजीशन बताई गई है तो एक बात ध्यान रखिए कि मैंने यहाँ पे जो पोजीशन मार्क की है नीचे किया है डॉक्टर को मार्क, क्योंकि देखिए मुझे एक तो नाम बताया गया, एक प्रोफेशन बताया गया, तो नाम में ऊपर लिख रहा हूँ, प्रोफेशन उसके नीचे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। देखिए ब्रैकेट में लिखना या ना लिखना ये आपकी चॉइस है। मेरी आदत है कि मैं जो भी दूसरा वेरिएबल होता है उसको ब्रैकेट में या कुछ अलग नोटेशन बना करके रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैंने वैसा किया, ये अपनी चॉइस वाली बात है। दूसरी चीज देखें, इसने कहा आगे आर्नोल्ड इज टू द राइट ऑफ द डॉक्टर एंड इज अपोजिट पर्सन हु इज द बिजनेस एनालिस्ट। तो देखिए एक चीज क्लियर करनी चाहिए आपको कि हु इज द अपोजिट पर्सन, मतलब अगर यहाँ पे लिखा होता हु इज द अपोजिट पर्सन तो देखिए हु लगाता तो डॉक्टर की बात होती, लेकिन यहाँ पे एंड के साथ डायरेक्ट कनेक्ट किया गया है। एंड के साथ जब हम स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे सब्जेक्ट की बात होती है, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है आर्नोल्ड की। तो आप देखेंगे आर्नोल्ड इज अपोजिट पर्सन हु इज द बिजनेस एनालिस्ट, आर्नोल्ड क्या उस व्यक्ति के सामने है जो कि बिजनेस एनालिस्ट है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्नोल्ड उस व्यक्ति के सामने है जो बिजनेस एनालिस्ट है। तो आर्नोल्ड बिजनेस एनालिस्ट के क्या है सामने है, ये आपको डेटा यहां पर दिया गया है। आगे इसने कहा आकाश इज अपोजिट द अकाउंटेंट, आकाश के अकाउंटेंट के सामने है, आकाश देखेंगे अकाउंटेंट के
सामने है, AC का मतलब अकाउंटेंट हो गया। एंड इज, देखिए वापस एंड आ गया, एंड इज नॉट द बिजनेस एनालिस्ट, यानी कि आकाश बिजनेस एनालिस्ट नहीं है। देखिए जब भी एंड हुआ या बट हुआ, एंड बट इस तरह के जो कनेक्टिव हैं वो बेसिकली क्या होता है, सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि यहाँ पर ये आकाश को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे आर नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आर नॉट इज अपोजिट पर्सन टू द अकाउंटेंट, आर नॉट इज अपोजिट द अकाउंटेंट एंड इज नॉट द बिजनेस एनालिस्ट, मतलब आर नॉट बिजनेस एनालिस्ट, सॉरी आकाश इज, आकाश की बात हो रही है, आकाश इज अपोजिट टू द अकाउंट, आकाश इज अपोजिट द अकाउंटेंट एंड इज नॉट द बिजनेस एनालिस्ट। तो आकाश क्या है, अकाउंटेंट के सामने बिजनेस एनालिस्ट नहीं है, तो यहाँ पे आकाश की बात हो रही है, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी चीज है, आपको ये ध्यान रखना है कि एंड हुआ बट हुआ ये सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। आगे इसने कहा अमिताभ इज अपोजिट द मैनेजर, अमिताभ क्या है, मैनेजर के सामने है, तो देखेंगे अमिताभ जो है वो मैनेजर के सामने है, ठीक। अब पॉइंट ये आता है मैनेजर हु इज टू द लेफ्ट ऑफ आकाश, मैनेजर जो है वो आकाश जो है उसके लेफ्ट में है, ठीक। यहां तक हमें डेटा दिया गया है। अब आकाश, थोड़ा मैं ढंग से लिख देता हूं, दोबारा स्पेलिंग गलत हो गई है लिखते समय। देखेंगे पॉइंट ये है कि आकाश के लेफ्ट में है। अब स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए, सवाल ये है कि स्टार्टिंग कहां से की जाए। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे आकाश जो है मोस्ट कॉमन इंफॉर्मेशन है। आप देखेंगे आकाश अकाउंटेंट, ठीक, आकाश मैनेजर, ठीक, ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे अमिताभ मैनेजर भी जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ जाएगा, क्योंकि मैनेजर है, मैनेजर के सामने अमिताभ है, तो तीनों कहीं ना कहीं एक ग्रुप बना लेंगे। उसके बाद देखेंगे ग्रुप बनेगा आर्नोल्ड और बिजनेस एनालिस्ट का, ठीक है। कैसे, आर्नोल्ड के सामने कौन है, बिजनेस एनालिस्ट है, और डॉक्टर उसके लेफ्ट में आ रहा है। एक जो एलिमेंट बचा आपका अतुल लॉयर के सामने, ये अलग पड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे तीन ग्रुप बन गए आपके पास में। एक ग्रुप तो ये हो गया, ये इन तीनों का ग्रुप हो गया, एक तो 1 2 3 तीनों का ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया, और तीसरा ग्रुप ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, क्यों बनते हैं उसका कारण। अब देखिए दोनों केसेस बनाने की जरूरत है या हिट एंड ट्रायल से बना सकते हैं। इस पर देखिए लास्ट क्लास में भी मैंने आपसे कुछ चर्चा की थी कि ये बात हमें क्वेश्चन देख करके भी पता पड़ती है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इसके जो क्वेश्चन हैं उनको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन इफ से स्टार्ट हो रहे हैं, कंडीशंस हैं बेसिकली क्वेश्चंस में। साथ ही साथ आप देखेंगे ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी है। तो क्या होता है, जब एक से ज्यादा केसेस बनते हैं तो ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इफ, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा हिंट है कि मुझे डेटा शायद पूरा नहीं दिया गया, मैं ये लेकर चल रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे आप फाइनली आपको यही मिलेगा कि डेटा पूरा नहीं है। चलिए मैं दो केसेस कौन से बना रहा हूँ वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने आकाश से स्टार्ट किया। यहाँ पर 6 लोग हैं। आकाश को देखिए मैंने यहाँ पर नीचे प्लेस कर दिया। आप स्टार्टिंग कहीं से भी कर सकते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया है। आकाश के सामने क्या आ गया, आकाश के सामने इसने बोला है अकाउंटेंट है, तो अकाउंटेंट यहाँ आ गया, ठीक। आकाश के लेफ्ट में मैनेजर है, तो मैनेजर देखिए यहाँ आ गया। मैनेजर के सामने इसने बोला है अमिताभ है, तो अमिताभ की पोजीशन यहाँ आ गई, ठीक है। अब देखिए जो जगह खाली है, ठीक है, ये तीनों तो कनेक्ट हो गए। इसके अंदर देखिए दूसरा ग्रुप जब हम कनेक्ट करते हैं, दूसरा ग्रुप कनेक्ट करते हैं, तो देखिए बिजनेस एनालिस्ट आकाश नहीं है। ये हमें एक लॉजिक मिलता है कि हम यहाँ से इसको उठा सकते हैं कि आकाश बिजनेस एनालिस्ट नहीं है, तो बिजनेस एनालिस्ट यहाँ नहीं आएगा। अब जो 3 जगह खाली हैं, 1 2 और 3, इन तीनों में से कहीं पर भी आप देखें बिजनेस एनालिस्ट हो सकता है, हमें चेक करना पड़ेगा। अगर मैं थोड़ा सा इस चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ और ऑब्जर्व कर लूँ, अगर देखिए ऑब्जर्व करके बहुत ईजिली बनाया जा सकता है, बट मैं आपको पूरा बना के बता रहा हूँ कि बिजनेस एनालिस्ट अगर मैंने यहाँ सोचा कि आ जाएगा, तो आप देखेंगे बिजनेस एनालिस्ट के सामने उसने बोला है आर्नोल्ड है, तो आर्नोल्ड की पोजीशन ये होनी चाहिए। और वही देखेंगे आर्नोल्ड के लेफ्ट में डॉक्टर है, वो प्लेस नहीं हो सकता। आप देखेंगे इसके लेफ्ट में कौन आ गया, अकाउंटेंट आ गया, राइट में मैनेजर आ गया, तो देखेंगे ये केस नहीं बन पाएगा। ये आप, क्योंकि 2 ही स्टेप ही तो हैं, मतलब एक बार बिजनेस एनालिस्ट उसके सामने अकाउंटेंट, तो इतना तो आप क्या कर सकते हैं, खुद ऑब्जर्व करके भी इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बिजनेस एनालिस्ट यहाँ हो या यहाँ हो, 2 केसेस हैं। तो देखिए मैंने दूसरा केस हैंड टू हैंड नीचे बना लिया, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया आकाश, उसके लेफ्ट में आ गया मैनेजर, आकाश के सामने आ गया अकाउंटेंट, ठीक है, ये इधर आ गया अमिताभ, ठीक। अब देखें आकाश, अमिताभ, अकाउंटेंट, मैनेजर, ये सब प्लेस करने के बाद अब बिजनेस एनालिस्ट के केसेस हैं, जैसे बिजनेस एनालिस्ट यहाँ हो या फिर बिजनेस एनालिस्ट यहाँ हो, ये 2 केसेस हैं देखिए,
ठीक है ना। डेटा इनएडिक्वेट की वैरायटी ध्यान से समझना, क्योंकि ऐसे सेट आपको बहुत कम मिलते हैं और मैं सिखाने के हिसाब से आपको ये पढ़ा रहा हूँ। जैसे पिछले सेट में हमने हु वाला केस देखा, इस सेट में आप देखेंगे एंड का बट का केस आएगा। तो ये सब चीज़ें सीखने वाली हैं, ध्यान रखने वाली हैं। अब देखें, अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो बिजनेस एनालिस्ट यहाँ आया तो आर नॉट की पोजीशन यहाँ आएगी, डॉक्टर कहाँ आएगा, डॉक्टर यहाँ आ जाएगा। तो ये केस बन पा रहा है, हाँ अभी तक बन पा रहा है। वहीं आप देखेंगे बिजनेस एनालिस्ट अगर मैं यहाँ लेता हूँ, बिजनेस एनालिस्ट के सामने कौन आएगा, आर नॉट, ठीक है। अच्छा सॉरी, बिजनेस एनालिस्ट ऊपर वाले में मैं प्लेस कर चुका हूँ, तो एक बार वापस देखिएगा। बिजनेस एनालिस्ट अगर मैं यहाँ लेता हूँ, लिया हुआ है मैंने बिजनेस एनालिस्ट, उसके सामने क्या आएगा, आर नॉट आएगा, जो कि डॉक्टर के राइट में, यहाँ पे आर नॉट आ गया, ठीक। आर नॉट यहाँ आ गया जो कि डॉक्टर के राइट में, तो देखें डॉक्टर यहाँ आ गया। अब पॉइंट ये है कि दो जगह खाली हैं, जिसमें से एक पर लॉयर आएगा, एक पर टीचर आएगा। कहाँ आएगा पता नहीं, कुछ नहीं बताया, नीचे वाले में भी कुछ नहीं कंफर्म नहीं होता। तो आप देखेंगे यहाँ तक आकर के डेटा खत्म हो जाता है, सिर्फ ये डेटा बचा है कि अतुल लॉयर के सामने है, लेकिन वो पोजीशन फिक्स नहीं कर पाया। लॉयर यहाँ पे कहीं पर भी हो सकता है। उस हिसाब से अगर हम केसेस देखें, लॉयर यहाँ लिया तो अतुल यहाँ आ जाएगा, अमित अभिनव, ठीक है ना। तो दो केसेस, फिर लॉयर यहाँ लिया, अतुल यहाँ आ जाएगा, अमित अभिनव, फिर दो केसेस। तो इस हिसाब से 4 केसेस तो नीचे वाले में, 4 केसेस ऊपर वाले में, टोटल देखा जाए तो 8 केसेस बन रहे हैं। बट हम 8 केसेस बनाते नहीं, हम यहीं रुक जाएंगे, डेटा खत्म हो गया। इस बात का ध्यान रखिएगा, डेटा कनेक्ट ही नहीं हो रहा, इससे ज्यादा डेटा है ही नहीं। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है पहला, हु इज बिटवीन लॉयर एंड बिजनेस एनालिस्ट। तो आप देखेंगे लॉयर और बिजनेस एनालिस्ट के बीच की बात कर रहा है। अगर हम देखें तो लॉयर फिक्स ही नहीं है, बिजनेस एनालिस्ट पता नहीं कहाँ आएगा, क्योंकि नीचे वाले केस में अलग है बिजनेस एनालिस्ट की पोजीशन, ऊपर वाले केस में बिजनेस एनालिस्ट की पोजीशन अलग है। तो आंसर क्या बनता है इसका, सीधे सीधे से आंसर देखेंगे, इसका आंसर बनता है कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब अगला क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। अतुल इज अ मैनेजर, देखिए कंडीशन रख दी उसने, यदि अतुल मैनेजर है तो डॉक्टर कौन है। अब देखिए यदि अतुल मैनेजर है, आप ये चीज समझ पा रहे हैं, यदि अतुल मैनेजर है तो मैनेजर ऊपर वाले केस में यहां हो सकता है, नीचे वाले केस में तो देखेंगे आर नॉट मैनेजर है। तो अतुल मैनेजर है, तो हमने देखिए ये वाला केस यहां पर बनाकर देखा कि ये केस सही है, ये गलत है, ठीक है ना। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। केस है कि यदि अतुल मैनेजर है तो डॉक्टर कौन है, तो यहाँ पे देखेंगे डॉक्टर कौन आ रहा है, आकाश आ रहा है। इसका मतलब अगर हम इसको देखें तो डॉक्टर कौन है, आकाश डॉक्टर आ रहा है। यहाँ पे हम मार्क कर सकते हैं कि आकाश आंसर आएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इफ अमिताभ इज अ बिजनेस एनालिस्ट देन हु इज अपोजिट टू अमिताभ। यदि अमिताभ बिजनेस एनालिस्ट है, देखिए वापस से सेट पर जाते हैं तो हम ये देखेंगे कि जो डेटा हमें दिया गया वो पिछले क्वेश्चन का जो क्रॉस और राइट का निशान मैंने लगाया था, मतलब ऊपर वाला केस एलिमिनेट हो गया था, नीचे वाला सही हो गया था, वो पिछले क्वेश्चन में था। मैं वापस वहीं आ गया जहां से मैं पिछले क्वेश्चन के लिए चला था कि अतुल की पोजीशन मुझे कंफर्म नहीं थी, वो तो पिछले क्वेश्चन में उसने कहा था तो हमने माना था। अब देखें यहां से आगे बढ़ाते हैं तो उसने बोला है यदि अमिताभ क्या है, बिजनेस एनालिस्ट है, तो अमिताभ के सामने कौन है। अब देखिए अमिताभ बिजनेस एनालिस्ट है, किस केस में सही है। तो आप देखेंगे अमिताभ बिजनेस एनालिस्ट नीचे वाले केस में बन पा रहा है, ऊपर वाले केस में अमिताभ अलग है और बिजनेस एनालिस्ट की पोजीशन अलग है, तो ऊपर वाला केस आउट हो जाता है। तो आप देखेंगे यहां से मुझे एक चीज साफ साफ दिखाई दे रही है कि ऊपर वाला केस मुझे हटाना पड़ेगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, नीचे वाले केस के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो अमिताभ के सामने कौन है, अमिताभ के सामने आर नॉट या फिर मैनेजर, कुछ भी कहा जा सकता है। तो यहां देखेंगे अमिताभ के सामने कौन है, अमिताभ के सामने आ रहा है आर नॉट, ऑप्शन सी, ठीक। 9th क्वेश्चन, इफ आर नॉट इज द मैनेजर, यदि आर नॉट मैनेजर है देन हु इज बिटवीन आकाश एंड अभिनव। आर नॉट अगर मैनेजर है तो आकाश अभिनव के बीच में कौन है। देखिए आर नॉट अगर मैनेजर है, पॉइंट ये है कि आर नॉट अगर मैनेजर है किस केस में सही है। देखिए ये वाला केस तो हम जो बना के चल रहे थे, ये राइट और रॉन्ग जो काटा था तो पिछले केस के अकॉर्डिंग था। यहाँ देखें आर नॉट मैनेजर है, कहाँ हो सकता है, आर नॉट मैनेजर नीचे वाले केस में ही हो सकता है, तो यही सही है, ऊपर वाला केस नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे आर नॉट और मैनेजर की पोजीशन अलग अलग है। अब उसने पूछा क्या, उसने पूछा है अमित अभिनव के बीच में, आकाश अभिनव के बीच में कौन है, आकाश और अभिनव के बीच में कौन है। सवाल यह है आकाश और अभिनव के बीच की पोजीशन हमें कंफर्म करनी है, लेकिन हम देखें तो अभिनव की पोजीशन हमारे लिए अभी अननोन है। आप देख लीजिए हमने नीचे वाले केस को फाइनल किया है, लेकिन उसमें भी अभिनव की पोजीशन अभी हमें नहीं पता है। अभिनव यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो हम लगा सकते हैं वो क्या लगा सकते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ऑप्शन डी आंसर आएगा। अब देखें अगला क्वेश्चन, इफ अमिताभ इज ए टीचर, यदि अमिताभ टीचर है, ध्यान से देखिएगा अमिताभ टीचर है तो पूछ रहा है कि लॉयर कौन होगा। अब देखिए पिछले क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं, डेटा पे वापस आ जाते हैं, जो हमें कॉमन डेटा है वो रखते हैं, बाकी पूरा हम इरेज कर देते हैं। तो देखिए अमित क्या है, अमित उसने कहा अमित टीचर है।
अब समझिएगा, अमित टीचर है, उसने ये कहा है, तो अमित टीचर ऊपर वाले में हो सकता है या नीचे वाले में हो सकता है, ये गौर करना ज़रूरी है। तो आप देखेंगे ऊपर वाले में ये पोजीशन खाली है टीचर की, ये पोजीशन खाली है, लेकिन यहाँ पे अमिताभ और आर्नोल्ड दोनों ऑलरेडी हैं, तो अमित टीचर यहाँ प्लेस नहीं किया जा सकता। तो ऊपर वाला केस एलिमिनेट हो जाता है जब हमें ये कहा गया अमित टीचर है। नीचे वाले केस में देखिएगा अमित टीचर एक साथ यहाँ आ सकते हैं और कहीं नहीं आ सकते, तो यहाँ पर अमित आ जाए और टीचर आ जाए तो ये सेट देखिए आगे बढ़ पाएगा। अब लॉयर की पोजीशन है, लॉयर यहीं हो सकता है, और अतुल कहाँ आ जाएगा, अतुल यहाँ आ जाएगा और अभिनव यहाँ आएगा। ठीक है, इसका मतलब अब आप देखेंगे अभिनव की पोजीशन ये आ रही है। हमने पूरा सेट देखें कंफर्म कर दिया। अगर हम नाम में एक बार बता दूं आपको कि देखें यहाँ पर अभिनव आया है, यहाँ पे अतुल आया है, ये अमिताभ आया है, ये अमित आया है, ये आकाश आया है, ये आर्नोल्ड आया है, ये डॉक्टर है, ये अकाउंटेंट है, ये बिजनेस एनालिस्ट है, ये टीचर है, ये लॉयर है। तो आप देखेंगे कि पूरा सेट हमारा कंफर्म हो गया सिर्फ एक जानकारी को जोड़ने से। वो जानकारी क्या, अमित टीचर है। तो देखिए सेट में क्या होता है, जैसे यहाँ पे कहा कि अमित टीचर है, एक छोटी सी जानकारी भी मिसिंग हो, ये मतलब एक लर्निंग पॉइंट है, नोट करने वाली बात है कि आप देखेंगे एक छोटी सी जानकारी, एक इंफॉर्मेशन भी मिसिंग है कि अमित टीचर है, अमित टीचर है, ये लाइन अगर मिस हो गई, अमित टीचर है, ये लाइन कंफर्म कर दी जाए कि अमित टीचर है, तो देखो सेट यूनिक बन गया, कंफर्म बन गया। लेकिन अगर एक छोटी सी लाइन अगर हटा दी गई तो आप देखेंगे कितने 8 केसेस बन रहे हैं। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम सेट बनाते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें कोई भी डेटा मिस नहीं करना है, कोई भी डेटा छोड़ना नहीं है, ध्यान से पढ़ना है, नोटेशंस बनाने हैं और कनेक्ट करना है। क्योंकि एक छोटी सी कमी, छोटी सी इंफॉर्मेशन का छूट जाना हमारे सेट में केसेस बना सकता है, हो सकता है हमारा डेटा कंफर्म ना हो पा रहा हो। तो अब देखेंगे मैंने आपको पूरा सेट बना के बताया, और जैसा कंडीशनल स्टेटमेंट है, मेरे क्वेश्चंस आप देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशन है, क्योंकि डेटा पूरा नहीं, तो हर क्वेश्चन में आप देखेंगे मुझे अलग अलग चेंजेस करने पड़े। क्वेश्चन नंबर 7 का जो चेंज था वो 8 में लागू नहीं हुआ, 8 का 9 में नहीं हुआ, 9 का 10 में नहीं हुआ, हर एक क्वेश्चन इंडिविजुअल था। कॉमन डेटा क्या था, जो ऊपर हमें दिया गया था वो कॉमन डेटा था। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और आज की क्लास बहुत ही बेसिक से रिलेटेड रही है, जिसमें मैंने आपको छोटी छोटी पजल्स बना के बताई हैं। और स्पेशली आज का जो मेन एजेंडा था, मेन ऑब्जेक्टिव था हमारा, वो ये था कि हम कंडीशनल स्टेटमेंट जो होते हैं, है ना, क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें डेटा इनएडिक्वेट होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट जहां आ जाते हैं, शर्त रखी जाती है, मतलब डेटा इनएडिक्वेट की जो वैरायटी होती है, डेटा जिनमें पूरा नहीं होता, आधा अधूरा डेटा दिया जाता है, जानकारी पूरी नहीं होती, उस टाइप के ट्रिकी सेट को हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। ये एक फाउंडेशन क्लास हुई जिसमें मैंने आपको कुछ पजल्स बना के बताए हैं, जैसे एक ये पजल था, एक ये था, तो कुल मिला के 3 पजल मैंने छोटे छोटे आपको बना के बताए हैं। और एक पजल जो ये वाली है, ये कल भी हमारे थी, आज भी ड्यू रह गई। ऑब्वियस सी बात है कि आज पूरी नहीं हो पाएगी, नेक्स्ट क्लास में मैं कल, आप बना लीजिएगा इसको, ये आपकी पीडीएफ फाइल में भी अवेलेबल है। कल की पीडीएफ फाइल में, आज की पीडीएफ फाइल में देखिए यहाँ तक ही दिया था, लेकिन ये कल की बदल छूटी हुई है। तो आप इसको, आप जिन्होंने वो कल वाली क्लास नहीं देखी, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर पीडीएफ के फॉर्म में क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी वीडियो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाता है। ठीक है, इसको सॉल्व करें, इसको हम कल बनाएंगे और फिर कल हम कुछ नई वैरायटी और इसमें कवर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, और जुड़े रहिए मेरे साथ हमारे चैनल मोर मार्क्स पर, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, साथ ही साथ क्या है, खुद भी रेगुलर रहिए सुबह मॉर्निंग क्लास में, क्योंकि ये मुझे भी मोटिवेट करता है और आपको भी फायदा देगा। चलिए, थैंक यू।